नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, शायद ही कोई दिन इतना न्यूज़ी हो जितना आज का दिन है, जिसमें ख़बरों की एक लाइन जो है डेवलपमेंट्स की हमारे सामने है। एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट तो वो है जहां पीएमएलक्यू की लीडरशिप ने आज पीटीआई की एक ट्रबल शूटिंग टीम के साथ, जिसमें जो नई टीम थी, चीफ मिनिस्टर उस्मान बुज़दार, गवर्नर साहब और शफकत महमूद साहब के साथ, उसमें असद उमर भी थे और परवेज़ खटक भी थे। इस ट्रबल शूटिंग टीम से मुलाकात करने के बाद परवेज़ इलाही साहब ने, पीएमएलक्यू के लीडर, पंजाब असेंबली के स्पीकर, ने मीडिया से बात करते हुए मीडिया को ब्रीफ किया और उन्होंने वाशगाफ अल्फाज में ये कहा कि उनके तमाम इश्यूज जो हैं वो पीटीआई के साथ रिजॉल्व हो गए हैं और वो पीटीआई के साथ मिलके काम करेंगे। मुनिस इलाही तो ये भी कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अगला इलेक्शन भी पीटीआई और पीएमएलक्यू मिलके लड़ेंगे। यूँ ऐसा लगता है कि पंजाब की सियासत में जो ख़तरात मंडला रहे थे, जो एलाइज की नाराज़गी में मेल्ट डाउन का ख़तरा था, वो बहुत हद तक अब हमें ख़त्म होता नज़र आता है। ये वो माहौल और कॉन्टेक्स्ट है जिसमें ये खबर भी मसलसल गर्दिश कर रही है। खबर ही क्या, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने ख़ुद 2 ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने कहा कि कीमतों को नीचे आना होगा। हुकूमत अगर कीमतें नीचे ना ला सके, लोगों को अगर ग़ज़ा ही सही कीमतों पर ना मिल सके, तो हुकूमत को रूल करने का, हुकूमत करने का कोई हक हासिल नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग चीनी और आटे की कीमतों में ज़ख़ीरा अंदोज़ी और कीमतों को ऊपर ले जाने के लिए ज़िम्मेदार हैं, उन्हें जो है सज़ाएं भी मिलेंगी। और कल की कैबिनेट मीटिंग में इन चीज़ों का फ़ैसला होगा। ये एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, कैसे पूरी करेंगे, बिकॉज इस हुकूमत के ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट कंडीशनैलिटीज़ हैं IMF के प्रोग्राम की। लेकिन साथ ही प्राइम मिनिस्टर ने यह भी कहा कि ना हफीज़ शेख कहीं जा रहे हैं, ना गवर्नर स्टेट बैंक कहीं जा रहे हैं। तमाम बताया जाता है कि चेयरमैन FPR जो हैं अलबत्ता बीमार हैं और वो चले गए। तो ये वो तमाम एक माहौल है जिसमें हम ये भी सुनते हैं कि चौधरी निसार जो हैं वो अब लंदन जा रहे हैं मुलाकातें करने के लिए। और हम ये भी सुनते हैं कि मौलाना फजलुर रहमान ने बाकायदा एक टाइम टेबल दे दिया है कि एक नई तहरीक का आगाज़ होगा कराची से 23 फरवरी को। ये वो सारा माहौल है जिसमें मुझे गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। मैं उनसे भी बात का आगाज़ करूँगा। मेरे साथ स्टूडियोज़ में होंगी शाइस्ता परवेज़ बालिक साहिबा हैं, सीनियर रहनुमा है मुस्लिम लीग की, कबल शौज़ब हैं, रहनुमा तहरीक-ए-इंसाफ, इरशाद आरिफ साहब सीनियर तजज़ियेकार हैं। लेकिन बात का आगाज़ करते हैं चौधरी सरवर साहब से। गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी गवर्नर साहब अस्सलाम वालेकुम। गवर्नर साहब, ये जो ब्रेक थ्रू आपका हुआ, ये मतलब कैसे हुआ, जबकि पीएमएलक्यू तो कह रही थी कि बात ही नहीं करनी है, उनको बड़ा एतराज़ था। ये जो नई कमेटी बनी है जिसमें आप भी हैं, जिसमें CM भी हैं, क्या हुआ, कैसे हुआ ये ब्रेक थ्रू, किन बुनियादों पर? मैंने पहले भी ये अर्ज किया था कि इत्तेहादी जो हैं उनमें गिले शिकवे तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं ये कुदरती अमर है। और एक बात बड़ी वाज़ेह थी कि परवेज़ इलाही साहब ने और चौधरी शुजात साहब ने हमेशा ये कहा कि हम किसी सूरत भी हुकूमत को नहीं गिराएंगे, हम हुकूमत के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। हमारे कुछ इशूज हैं, हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन पे हुकूमत जो है या हमसे जो वादे किए गए हैं वो हुकूमत पूरे करे। अच्छा। तो अब माशाल्लाह हमारी एक बड़ी पॉजिटिव बड़ी तो आपने क्या मान लिया, आपकी हुकूमत ने क्या मान लिया है परवेज़ इलाही साहब का, क्या मुतालबे मान लिए? नहीं, वही कोई ऐसे मुतालबे भी नहीं थे। बस सिर्फ मैं तो ये कहूंगा कि ये जो कम्युनिकेशन का गैप होता है, अच्छा, समटाइम्स उससे कुछ मसाइल जो हैं वो जन्म लेते हैं। और फिर आपको मालूम है कि मीडिया तो हम पर बहुत ही मेहरबान है आजकल, तो छोटी सी बात है वो बहुत बड़ी बात बन जाती है। हालांकि मैंने पिछले जब से ये कमेटी बनी है उस दिन से मैं कह रहा था कि कोई बड़ा इशू नहीं है, जब हम राउंड द टेबल। लेकिन गवर्नर साहब, हम तो ये सुन रहे हैं, एक भी बात हम तो ये सुन रहे हैं कि 2-3 चीजें जो हैं उस पे पीटीआई ने जो है वो कॉम्प्रोमाइज किया है, गिवन किया है। उसमें एक तो ये है कि जो पीएमएलक्यू के मिनिस्टर्स होंगे, उन मिनिस्टर्स के काम में पंजाब में किसी हद तक कोई भी इंटरफेरेंस जो है नहीं की जाएगी। इसी तरह जो की डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे जो सरकारी मुलाजमीन लगाए जाएंगे उन पे कोई एतराज़ नहीं उठाया जा सकता, वो सिर्फ और सिर्फ पीएमएलक्यू की रिकमेंडेशन पे लगाए जाएंगे। और वो जो फ्री हैंड मिलेगा पीएमएलक्यू को उन सूबों में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में, जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं गुजरात समेत। मैं पहले तो आपको ये वाजे करना चाहता हूं कि कोई बात आज ऐसी नहीं हुई है अच्छा, जो पहले पीएमएलक्यू और हमारी कमेटी के दरमियान तय पहले पाई थी।
आज कोई नई बात नहीं हुई है। अच्छा। आज सिर्फ जो पुरानी बातें हुई थी, पुरानी डिस्कशन हुई थी, पुराने जो नुकात पे एग्री किया था, उन पे बात हुई है। तो जहां तो सर तक फिर ऐसा ये क्या लग रहा है खिलाया कि आपने उनको, ऐसा क्या सुंघाया आपने चौधरी बरादरान को कि सब मामला पे उन्होंने स्टेटमेंट दे दी है कि तमाम इश्यूज रिजॉल्व हो गए हैं? भाई मैं ये बात आपको बड़े वसूख से कहता हूं कि कोई आज उन्होंने ना कोई नया इशू उठाया है, ना उस पर बात की है। उन्होंने सिर्फ ये बात की है कि ये चीजें हमसे एग्री की गई थी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन जो है उसमें ताखीर क्यों है। अच्छा, वो तो चीजें उस क्या बारे थी? में वो ये कोई आपने देखें, बात यह है कि जितने भी मिनिस्टर्स हैं हमारे, जब उनके सेक्रेटरी लगाते हैं तो देखें फाइनल अथॉरिटी तो चीफ मिनिस्टर है। और उसके बाद आपको मालूम है कि जो हमारी पार्टी की पॉलिसी है कि हमने चीफ सेक्रेटरी को और आईजा जी से आपको भी एम्पावर किया है। लेकिन ये जो सेक्रेटरी है किसी भी मिनिस्ट्री का, वो तो मैं समझता हूँ कि वैसे भी किसी भी जमहूरियत में उसके जो मिनिस्टर हैं उनकी मशावरत से होता है। फेडरल गवर्नमेंट में आज शफकत महमूद ने उस कमेटी में हमें बताया कि जितने भी सेक्रेटरीज हैं फेडरल गवर्नमेंट में, जो मिनिस्टर हमारे फेडरल, उनकी कंसल्टेशन से होते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी ने और जो मुतलका वजीर है उनके दरमियान कोऑर्डिनेशन की। अच्छा गौर साहब, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये है कि चौधरी परवेज इलाही साहब ने मीडिया से बात करते हुए जो कमेंट्स किए हैं उससे ये लगता है कि अभी जो सेकंड कमेटी है उसकी एक मतलब फाइनल कमेटी ने बनना है, क्योंकि उन्होंने कहा कि फाइनल कमेटी का हम वेट कर रहे हैं और उसमें प्राइम मिनिस्टर किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। यानी ये जो कमेटी अभी है 3 मेंबर की, ये फाइनल कमेटी नहीं है, एक नई कमेटी ने बनना है। मेरा ख्याल है कि ये आपने ख्वाब देखा होगा। सर सुना मैंने, कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। नहीं सर सुना मैंने सवाल जवाब में। मैं अर्ज करूं, मेरा ख्याल है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग आपको हुई है। परवेज इलाही साहब ने कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर का हक है कि जिसको भी कमेटी का मेंबर जो है वो बनाना चाहें वो बना। ये फाइनल कमेटी मैं आपसे बताना चाहता हूँ जो तहफ़्फ़ुज़ात थे। देखिए बात यह है कि एक कमेटी के साथ उनकी बात चल रही थी, तो उनके ज़हन में ये डेफिनेटली एक सोच आती है कि जब पहली कमेटी से मामला सारे तय पै गए थे तो शायद नई कमेटी इसलिए बन गई है कि वो नए सिरे से नेगोशिएट करेगी, नए सिरे से सारे मामला तय होंगे। जब उनकी ये गलत फहमी हमने दूर की कि देखें हमने जो चीजें आपसे एग्री की हैं, जो हमारी परवेज खटक उस कमेटी का हिस्सा थे, तो उसमें कोई किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि कोई उनके ऐसे नहीं थे मुतालबात जो किसी भी कोलेशन पार्टनर या इत्तेहादी के होते हैं। एक बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी और सबसे अहम बात ये थी कि असल जो टॉपिक था, डिस्कशन था कि हम आवाम को रिलीफ कैसे देना है, गुड गवर्नेंस कैसे लानी है, महंगाई जिसको प्राइम मिनिस्टर भी है। बट गवर्नर साहब अगर उनको कमेटी पे, अगर उनको ये जो आपकी सेकंड कमेटी है गवर्नर साहब, इस पे उनको एतराज नहीं था, तो फिर आज आप असद उमर को और परवेज खटक को साथ लेकर क्यों गए? देखिए वो मैं आपको उसकी वजह बताता हूं कि मैंने असद उमर को और परवेज खटक से मैंने गुजारिश की थी कि आप जो पहली हमारी मीटिंग है उसमें जरूर तशरीफ लाएं, इसलिए कि हमें ये तो मालूम हो कि पहले कौन सी बात डिस्कशन हुई है, क्या बातें हुई हैं, क्या उनमें इश्यूज हैं, ताकि किसी किस्म का भी कोई इशू जो है अब हम जो है वो ना रहे। और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि परवेज खटक साहब जितनी भी ये सब कमेटियां हैं, ओवरऑल जो कमेटी है उसको लीड जो है वो परवेज खटक साहब तमाम इत्तेहादियों के साथ कर रहे हैं। तो अब जो फ्यूचर डिस्कशंस होंगी उसमें परवेज खटक नहीं होंगे? अब हम उसके उनके बगैर भी हो सकती हैं, उनकी मौजूदगी में भी हो सकती हैं, लेकिन असल इशू जो है वो तो पंजाब में है। और मेरा ख्याल है कि अब तो चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनके जितने भी इश्यूज हैं वो चीफ मिनिस्टर साहब ने उनको हल करना है। और कम्युनिकेशन जो है जाहिर है कि परवेज इलाही साहब की ज्यादातर कम्युनिकेशन चीफ मिनिस्टर साहब से। लेकिन सर एक लास्ट क्वेश्चन है कि मीडिया सोर्सेस तो ये भी कह रहे हैं, हमारे रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि बहुत जल्दी जहांगीर खान तरीन साहब भी उस कमेटी का हिस्सा होंगे जो नेगोशिएट करेगी पीएमएलक्यू के साथ। देखें जी, मैं तो अर्ज कर रहा हूँ कि ये तो प्राइम मिनिस्टर का फैसला है। वो जिसको चाहे जब चाहे नई कमेटी बना दें, जिसको चाहे रिमूव कर दें, जिसको चाहे शामिल कर दें। जहांगीर तरीन साहब हमारी पार्टी के बड़े सीनियर लीडर हैं, तो अगर प्राइम मिनिस्टर फैसला करेंगे तो सब लोग खुश होंगे। बहुत शुक्रिया पंजाब गवर्नर जनाब मोहम्मद सरवर साहब हमें एक्सप्लेन कर रहे थे सारी सिचुएशन को।
सिचुएशन को लेकर आगे चलते हैं। शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा हमारे साथ हैं, कबल शौजम हमारे साथ हैं, इरशाद आरिफ साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। इसी प्रोग्राम के अगले हिस्से में राना अजीम साहब से भी हम बात करेंगे। आपको तो बड़ी मायूसी होगी, आज होनी भी चाहिए कि आप लोगों को उम्मीद थी कि PMLQ और ये LIs वगैरह जो PTI इसमें दरारें पड़ जाएंगी, इसमें से कुछ स्पेस निकलेगी, उस स्पेस में आप लोग कूदेंगे, लेकिन वो सारा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने मामला संभाल लिया PTI ने। मोहित, आप आर यू एक्चुअली दैट नाइव या व्हाट इज इट? आपका बिल्कुल ख्याल था कि ये जो ड्रामेबाजियां हो रही हैं इनसे कोई ब्रेक थ्रू नहीं? आपने बारहा दफ़ा MQM को भी देखा है, हर हुकूमत के साथ हाउ दे हैंडल सिचुएशंस। आपने काफ लीग को भी देखा है कि इनकी ये कितनी स्ट्रेंथ है और ये क्या करेंगे, ये किधर जाएंगे, इनका फ्यूचर क्या है। अगर वो अलग हो जाए तो नहीं, अलग हो जाए तो किधर जाएंगे? देखो, हमारे साथ तो जो हमारे लोग हैं उनके हलकों में, वो हम उनका क्या करेंगे? नहीं तो आपकी क्या आपने उनको ऑफर्स नहीं की? क्या आपने उनको ऑफर्स नहीं की? मेरी बात सुने, हमें किसी किस्म की यकीन माने कोई उम्मीद नहीं थी। क्या आपने ऑफर्स नहीं की? लेकिन अब दिस इज नॉट द टाइम। जब इन टच तो थे नहीं, इन टच तो सियासत में हर कोई हर एक से होता है, लेकिन आपकी जो ये बात है कि हमें उम्मीद थी कि वो अभी होगा और धड़ाम, देखें कुछ इस तरह नहीं हो गई। ये एलाइज उनके साथ इसी तरह अपने ब्लैकमेलिंग कर करके कुछ लेते रहेंगे और अगले अभी नहीं देंगे। आप देखेंगे कुछ अरसे बाद फिर ये होगा। मैं गवर्नर साहब से भी एक बात ना पूछना चाह रही थी कि इनके भी बड़े खदशात थे, ये भी बड़े नाराज थे प्राइम मिनिस्टर से। इनके ऊपर भी बड़ी इंक्वायरियों की रिपोर्ट्स आई थी कि इंक्वायरियां हो रही हैं। मैं आपको बता रही हूँ, फिर इनके खदशात हुए। हाँ, इसलिए आई डोंट वांट टू टॉक। लेकिन देखें, आप इनकी काफ की, MQM की, बाप की, अभी नहीं, अभी ये अपने निकलवाएंगे जो कुछ ये हो सका। बट जब ये टाइम इज कमिंग वेरी फास्ट कि ये हुकूमत अपने ही बोझ तले गिरेगी। जो खबर आ रही है कि जा रहे हैं अब मुझे उसका नहीं पता। ये आप यू आर सेइंग इट्स न्यूज़ फॉर मी। आई विल नाउ ट्राई टू फाइंड आउट कि क्या हो रहा है। आप मीनवाइल पता करें, मैं सर इसमें बट मैं आपको बताऊं, हम कोई मायूस नहीं हुए। हमें बिल्कुल पता था कि कुछ ऐसी नहीं होगा, जो चीजें मांग रहे हैं वो इनको मिल जाएं, लेकिन मिलेंगी तो बात है। ठीक है, अभी तो बड़ी चीजें हो। इरशाद आरिफ साहब, ये कितनी बड़ी पॉलिटिकल डेवलपमेंट है जो PMLQ और PTI में सुलह हो गई है? इससे पंजाब का जो मंजरनामा है उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? डॉक्टर साहब, मेरा नहीं ख्याल कि कोई बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ये इसी तरह ही मामला चलना था। असल में मौलाना के धरने के बाद कुछ गलतफहमियाँ पैदा कर दी गई थी, कुछ मौलाना फजल रहमान की तरफ से, कुछ मीडिया के एक हिस्से की तरफ से, कुछ मुस्लिम लीग की तरफ से, कि शायद बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। और उसमें मेरा ख्याल है उस गलतफहमी का शिकार चौधरी बिरादरान भी हुए या उनको किया गया। तो वो गलतफहमियाँ आहिस्ता आहिस्ता दूर हो रही हैं। और ये बात कल मौलाना फजल रहमान की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो जिस तरह वो एक डिप्रेशन में थे और जिस तरह वो डिस्टर्ब नज़र आ रहे थे, और उन्हें चौधरी परवेज़ इलाही से कहा कि आप जो अमानत सीने में लिए फिरते हैं उसको आश्कार करें। तो ये सारा उस सूरत में हो रहा था, इस मफरूज़े पर हो रहा था कि शायद इमरान खान से कुछ लोग इस पे तो कमेंट कर देना कि चौधरी, इस पे तो कमेंट कर दें कि मौलाना तो बार बार ये कह रहे हैं कि मुझे एश्योरेंसेस दी गई थी कि इमरान खान 3 महीने में रिजाइन करेंगे, और ये एश्योरेंसेस लेकर ही मैं इस्लामाबाद से धरना खत्म करके निकला। और परवेज इलाही को बताना चाहिए, परवेज इलाही बोलते क्यों नहीं? वो बार बार कहते हैं। कल फजल रहमान साहब ने जो बात की ना, उससे उनके अपने मौक़िफ़ की नफ़ी होती है। वो कहते हैं कि मुझे ये कहा गया था कि 3 इस्तीफ़े आएंगे, 3 इस्तीफ़े आएंगे। अगर इमरान खान के साथ 2 इस्तीफ़े और भी आने थे तो फिर उनको इंश्योर कौन करा रहा था, इंश्योरेंस कौन दे रहा था? उससे ही मालूम होता है कि ये एक ब्लफ़ खेला था मौलाना ने, या मौलाना के साथ ब्लफ़ खेला गया और वो उसका शिकार हुए, और वो इस गलतफहमी का वाक़तन शिकार हो गए कि शायद कुछ होने वाला है। मौलाना को अब खुलकर बताना चाहिए था कि ये एश्योरेंस उन्हें किसने दी थी, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही साहब तो इस पोजीशन में नहीं थे कि वो एश्योरेंस दे सके कि जनाब इमरान खान के अलावा 2 और भी इस्तीफ़े वो लेकर देंगे। तो ये मैं अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये एक ऐसी सिचुएशन पैदा ज़रूर की गई थी, लेकिन वो अब वाज़े हो रहा है कि ऐसी सूरत हाल बिल्कुल नहीं थी। और हमारी बहन शाइस्ता बिल्कुल ठीक कह रही हैं, इनकी अगर ये, लेकिन आपने इरशाद आरिफ साहब अभी सुना ना, शाइस्ता परवेज मलिक साहब अभी भी उम्मीद तो है उनकी। नहीं, उन्होंने कहा ना कि अभी देखते रहे कैसे मामला होते हैं, उम्मीद तो है ना आपको अभी? नहीं, वो कुछ महीनों में कुछ होगा। एक सियासतदान है, एक सियासी पार्टी,
एक सियासतदान तो अगर वो अपने कारकुनों को ये ना कहे कि कल हमारी हुकूमत आ रही है तो कौन इनके साथ रहेगा, तो ये तो एक सियासी बयान होता है, हमेशा दिया जाता है। लेकिन आप एग्री करती हैं इस चीज़ से कि इसी वजह से आप लोग कहते हैं कि अगली हुकूमत आने वाली है हमारी? ये जो कह रहे हैं ना कि जो सियासतदान है तो उम्मीद दिला रहे हैं पीएम नहीं, उम्मीद नहीं, हम नहीं दिला रहे, उम्मीद पीटीआई दिला रही है हमें। पीटीआई कैसे दिला रही है? पीटीआई अपनी बैड गवर्नेंस और नाअहली की वजह से यकीन दिला रही है गवर्नेंस से कि ये नहीं रहेंगे। सब आप लोग उम्मीद भी दिला रहे हैं पीएमएलएन को, पूरे लोगों को भी कंफ्यूज कर रहे हैं मीडिया समेत। और अब प्राइम मिनिस्टर ने ये शोशा छोड़ दिया है कि कल प्राइम मिनिस्टर कोई ऐसी उम्रू एआर की जंबील में से कोई ऐसा मैकेनिज्म निकालेंगे जिससे कीमतें नीचे आ जाएंगी और कुछ लोगों के सजाएं भी होने वाली हैं कुछ लोगों। ये क्या है? थैंक यू वेरी मच मोहित, काफ़ी इकट्ठा हो गया, मैं एक ही दफ़ा कमेंट कर दूं। देखिए, उम्मीद हमने क्या दिलानी, हम तो काम करके दिखा रहे हैं। अच्छा। शाइस्ता साहिबा से माजरत के साथ ये नालायक नाअहल का जो नैरेटिव ये क्रिएट कर रहे हैं, ये एग्जैक्टली अगर फिट होता है ना तो मियाँ साहिबान पे फिट होता है। वो कैसे? परफॉर्मेंस देख लें, 750 अरब में सिर्फ 6 आपके इदारे। नहीं, कहानी कैसे खत्म होगी? 30 साल का हिसाब है, 6 इदारे आपके मुल्क के। गवर्नेंस आप कहते हैं ना, 1.5 साल की गवर्नेंस वर्सेस 30 साल की गवर्नेंस, लास्ट इनके 5 साल की गवर्नेंस ले लेते हैं। 750 अरब के खसारे में आप अपने मुल्क के मेन 6 इदारे छोड़ के गए। स्टील मिल आपकी PIA जिसका 38 अरब का था, 17 अरब रह गया, 750। अच्छा जी, फिर आपकी सुई सदरन और नदरन गैस जो आज गैस के लिए अवाम बिल बिला रही है, वो 172 अरब का, उसके ऊपर फिर जी सर्कुलर डेट 1250 अरब का छोड़ के रेलवे आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले स्टार्टिंग लाइन बताने दें आपकी, आपको नाअहली का मतलब समझाऊं मैं। अच्छा, उसके बाद आप रेलवे देख लें पाकिस्तान, उसके बाद स्टील मिल का बेड़ा गर्क किया हुआ था, रेडियो पाकिस्तान, PTV, यू नेम इट। कोई एक इदारा अगर फायदे में काम कर रहा था, पैसा बना रहा था तो बता दे, सिवाय इनके प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में। वहां ऐसी जबरदस्त तरकीबें चल रही थी कि उबल उबल के पैसा आ रहा था, आप इसका जवाब देना हो रहे थे। मुझे बात नहीं करना चाहती। और फिर उसके बाद एवनफील्ड अपार्टमेंट्स बन रहे थे, फिर बाकी सारी, और एक लाइन में नहीं मोहित साहब, एक मिनट, लेट मी फिनिश। सारे फिगर्स, सारे इंडिकेटर्स, दे वर ऑल रॉन्ग। जो आज मुल्क के हालात हैं, जो मेरे से उन्होंने सवाल किया था, मुझे पहले कंप्लीट करने दीजिए। बिकॉज़ ये तो एक ना खत्म होने वाली कहानी है जो नहीं होगी, ये कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि मैंने और आपने और इस अवाम ने अपने बच्चों का हिसाब जरूर लेना जो हम टैक्स पे बता देती हूँ। एक सेकंड। अच्छा जी, दूसरी बात, अब ये नाअहली कह रही हैं, अहलियत वर्सेस जी, अहलियत वर्सेस नाअहलियत होती है ना। अहलियत ये होती है कि एक शख्स अभी हुकूमत में ना आया और उसने इदारे खड़े करके दिखाए हो जो परफॉर्मेंस दे रही हूँ, उसका नाम है इमरान खान। अब मैं परफॉर्मेंस बता देती हूँ। जो उम्र यार की जंबील कह रहे हैं ना, वो इंसान की नीयत, कोशिश और अक्लमंदी होती है। कम लाने की उन्होंने बात की है, फूड प्राइसेस। देखें, माफिया कौन है? कौन है माफिया? आपकी सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि सिसिलियन माफिया इस मुल्क में कौन है। उसने इस निज़ाम में माफियाज को इंडक्ट किया। अब उनको इनकाउंटर करने हम आए हैं ना, हुकूमत में आए, अब निज़ाम को ठीक करना है। जेल में है बेचारे। जेल से तो अभी काफी सारे, ये लीडरलेस ऑपोजिशन, आप क्या बात कर रहे हैं, काफी सारे तो उड़ गए हुए हैं, वापस भी आएंगे। लेकिन कल क्या कोई लोगों की पकड़ दकड़ होनी है? पकड़ दकड़ पहले हुई है। 65 करोड़ का पहले चलान हुए, 15 से 20 लोगों के लाइसेंस कैंसिल हुए, और अब मजीद निजाम के अंदर जो डीपली इंट्रेंच्ड लोग हैं, कीमतें कम करने के लिए क्या करेंगे कल प्राइम मिनिस्टर? देखिए, सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट, जो पहले करते रहे, जो ये नहीं कर सके वो हम करके दिखाएंगे आपको। जो इनके मैं आपको बताती हूँ। देखिए, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वहां से बैठ के ना, एक मोहतरम वो जो तिरछी वाले शहबाज शरीफ साहब हैं, वहां से वो आवाज लगाते हैं, वो जी इनकी हुकूमत जाने वाली है। कुछ लोग बेचारे मायूस हैं क्योंकि वो ये तब्दीली चाहते नहीं है, वो ये निज़ाम बदलना नहीं चाहते। इस निज़ाम में स्टेटस को है, फायदा उठाया इस निज़ाम का, तो उनको सिर्फ करेंगे क्या? कल उनको फारिग कर रहे हैं, उनको फारिग कर रहे हैं। और कल आप देखिएगा इंशाल्लाह ताला जो अब एक्शन होने जा रहे हैं ना, एक तो 50,000 जो रजिस्टर्ड तंदूर है, ये फ्लोर मिल माफिया को बाईपास करके उनको डायरेक्ट आटे की, सस्ते आटे की सप्लाई। 18 अरब का पैकेज यूटिलिटी स्टोर्स पे 80% ज्यादा इस दफा सेल हुई। लोगों को पता है कि यूटिलिटी स्टोर्स नहीं है, आधे से ज्यादा पाकिस्तान में, वो क्या करेंगे? 20,000 मजीद वहां पे खोलने जा रहे हैं। एक जिस तरीके से हमने पनाहगाहें खोली है ना, और जो घरों से निकले हुए लोग, एक पनाहगाह तो आपने सागदार के घर में भी खोल दी, उसकी भी जिस पे कितनी तकलीफ हो रही है, आप मुझे बताएं। इसाकदार साहब, मैं इसका हल बता, मैं हल बता। ऐसा कर लें कि आप अपने बुलेट पॉइंट, आप अपने बुलेट पॉइंट ब्रेक का अब ये अपनी बुलेट पॉइंट बताएं ना, फिर आप इसका जवाब दे दें। ब्रेक के बाद नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आरा अजीम भी हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम जवाब लेंगे शाइस्ता मलिक साहिबा का आफ्टर द ब्रेक।
नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन रोज़नामा 92 न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट एंकर एनालिस्ट जो है राना अजीम साहब भी मेरे साथ हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। लेकिन इससे पहले कि मैं राना साहब से बात करूं, मैं सिर्फ चाह रहा हूं कि शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो हैं वो क्विकली रिस्पॉन्ड कर दें जो इल्ज़ाम इन्होंने लगाया और आप बेचैन हो रही थी। जी, एक तो मैं इनको ये बताना चाह रही हूँ कि 10,000 मेगावाट बिजली तकरीबन 11,000 के करीब किसके टेन्योर में आई? नवाज शरीफ साहब ने ऐड की। अच्छा जी, एक मिनट ज़रबे अज़ब जो बिलियंस ऑफ रुपीस स्पेंड वो किसके ज़माने में लड़ी गई? कराची का अमन बहाल हुआ, वो किसके ज़माने में हुई? वो फ्री नहीं हुआ। सी पैक 55 बिलियन किसके ज़माने में पाकिस्तान आए? एग्जैक्टली। इस एरिया, इस रीजन की बेस्ट स्टॉक मार्केट डिक्लेयर हुआ पाकिस्तान की, वो किसके जमाने में हुई? वो किसके नहीं प्लीज 10 साल का रिकॉर्ड वो मुझे बताएं। लेकिन फिर इस प्लंजिंग वो किसके जमाने में हुई? अच्छा वो मुझे बताएं। फिर हाईएस्ट डेट अब इस वक्त जो कर्ज है हाईएस्ट जो हमने पिछले 10 साल में वो एक इनके 1.5 साल में मुकम्मल हो चुका है। उसका डेट सर्विसिंग मैं बता दूं, रेवेन्यू $10 बिलियन की पहले साल डेट सर्विसिंग की है। एक मिनट रेवेन्यू शॉर्टफॉल, रेवेन्यू शॉर्टफॉल जो इतना ज्यादा है कि कभी शब्बर जैदी आते हैं, कभी के स्टेट बैंक के क्या स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जो इंडस्ट्री है वो एक्सपोर्ट्स वो डिक्लाइन कर रही हैं। अभी कल के पेपर में था। चीज पूछूं, और आप मुझे बताएं कि इंडस्ट्री में नॉन प्रोडक्टिव डेज आ रहे हैं इंडस्ट्री में। लोग यहाँ से $21 बिलियन लोग यहाँ से वाइंड अप करके बाहर जा रहे हैं। लोग वाइंड अप करके ठीक है, वो फैक्ट्स थे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत फर्क था। आपके दौर में इंडस्ट्री श्रिंक हुई, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आप 148 पे ले गए। काम सारे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सारा हमारे जमाने में शुरू हो चुका था माशाल्लाह। और आपको बताऊं, लेकिन ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट मेरी बात सुनिए, इस मुल्क में कोई इन्वेस्ट ही नहीं कर रहा, कुछ हो ही नहीं रहा। उस जमाने में बिजली के कारखाने लग रहे थे, मशीनरीज आ रही थी, कारोबार चल रहे थे लोगों के। एक चीज का सिर्फ बता दें कि जब ये कहती हैं कि कमल कहती हैं कि $10 बिलियन का डेट पे वापस करना पड़ा है इंटरेस्ट पहले साल में। काम भी तो हो रहे थे ना मुरीद, यहाँ पे काम हो रहे थे, लोग जब फरावानी थी। आप जीडीपी देखें कहाँ थी? पीपल्स पार्टी गई और आप लोग आए थे तो आपको पहले साल में कितना रिटर्न करना पड़ा था पैसा? देखें, हर हुकूमत कर्ज लेती है, लेकिन कर्ज कहाँ इस्तेमाल करती है, कैसे इस्तेमाल करती है? और आज आप मुझे बता दें मुईद, आज का कर्ज क्या है? मुझे आज का कर्ज बता दें। फी आपको पता है हर पाकिस्तानी पे कितना कर्ज है? दुनिया में लोग मुझे देख के बताते हैं कि मेरी बात सुने, स्टॉक मार्केट इंडिकेट करती हैं आपकी टैक्स कलेक्शन कहाँ है, रेवेन्यू कलेक्शन कहाँ खड़ी है, आपके दौर किस तरह बढ़ी है? आपने बेनामी एक्ट है 1992 इस मुल्क को हेवन बनाया। हेवन, ओहो हेवन तो जो बनाया है वो लोगों को सड़कों पे पता है, पापड़ वाले और चीनी वालों का, और बेनामी की जायदादें खुद भी लाए, टीटियां लगवा। मेरा ख्याल है जितना इन्होंने जन्नत बनाया है वो तो आप अपने कैमरामैन से दूर क्यों जाते हैं, यहाँ ही पूछ लें। मैं जरा राना साहब को भी इस पे ले दूध शहद की नहरें बह रही हैं, जो चीजें की थी मैं छोड़ के जो गए थे वो सॉरी मुझे खांसी भी लगी हुई है, मैं पहले लोगों से माफी मांगू उसकी। आज आप इसलिए कम बोलेंगे, हमें बोलने दे रहे हैं। हाँ बोलने दे रहे हैं। जनाब राना अजीम साहब, ये जो आज मामला हुआ, गवर्नर सरवर साहब से हमारी थोड़ी देर पहले जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि कोई गिवन हमने नहीं किया, सिर्फ मिसकम्युनिकेशन थी पीएमएलक्यू के साथ। आपके पास क्या इत्तला था? नहीं जी, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं थी। बहुत से वादे थे, खिलाफी हो रही थी और जो कमिटमेंट की गई थी वो कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही थी। देखें एक डॉक्टर साहब, इन 4 इजला थे जिनके हवाले से फैसला हुआ था, और ये कमिटमेंट जो 4 इजला की थी ये बड़े अहम शख्सियत ने 4 या 3 नहीं जी 4 थे, 4 थे जी। इसमें एक बहावलपुर था, चकवाल था, गुजरात, उसके बाद गुजरात था और मंडी भाव थी। अच्छा, ये 4 थे जिनके हवाले से ये कमिटमेंट की गई थी। कमिटमेंट में ये थी कि वहां पर लगने वाले सरकारी अफसर जो भी होंगे, जो भी मशीनरी वहां पर सरकारी लगेगी वो इनकी मुशावरत से होगी। वहां पर होने वाले तरक्याती काम से लेकर दीगर मामलात में इनकी मुशावरत शामिल होगी, और यही बहुत सी स्कीमें जो होंगी, तरक्याती स्कीमें ये देंगे। और इन्होंने ये कहा था कि उन इजला के अंदर जो इनके लोग इलेक्शन लड़ के हारे भी थे वो इनका हिस्सा है, और वो जो है वो भी उनकी नामों की। यानी आपके कह रहे हैं कि डिप्टी कमिश्नर, एसपी, एसएसपी, असिस्टेंट कमिश्नर, तहसीलदार, पटवारी, वो सारे पीएमएलक्यू की मर्जी से लगेंगे? जी बिल्कुल, इस तरह ये मामला तय था। अब ये किसी को मानते या नहीं मानते, आने वाले दिनों में देख लेंगे। जो आज के बाद तो अगर राणा साहब मामला तय था पीटीआई के साथ, तो पीटीआई ने इंप्लीमेंट क्यों नहीं किया 17 महीने में? उसमें कुछ रुकावटें आ गई थी कि पीटीआई के अंदर भी कुछ लोग मौजूद थे जो चाह रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो पंजाब के 4 इजला का मतलब होता है उसके बाद कई और इजला
पंजाब चार जिला में अगर आप उनकी मर्जी का नहीं करते तो जो पीटीआई के वहाँ पे लोग थे वो कह रहे थे हमारी सियासत वहाँ पे खत्म हो जाएगी। जो लोग भावलपुर में पीटीआई के लोग इलेक्शन लड़ रहे थे, जो भावलपुर जो गुजरात में पीटीआई के लोग लड़ रहे थे इलेक्शन, जो दूसरे जिला में जो चारों जिला में इनके लड़ रहे थे, वो कहते फिर हम कहाँ पे खड़े होंगे, फिर हमारे पास क्या होगा। इसका मतलब है कि हमारी वहाँ पे सियासी पोजीशन खराब होना शुरू हो जाएगी। अगर वहीं पर काफ लीग का शख्स जो है कोई भी कैंडिडेट या उनके कहने पे सारे काम होंगे तो आइंदा आने वाली तो राणा साहब जो इतने तमतराक से प्राइम मिनिस्टर ने चीफ सेक्रेटरी लाए कैप्टन आजम सुलेमान और वहां पे आईजीपी लाए इंडिपेंडेंट, फिर उनका क्या होगा? ये उसके बाद दूसरा ये था कि ब्यूरोक्रेसी ने भी कहा था कि हम ये मामला इस तरह नहीं लेकर चलेंगे। और उसके बाद आपने देखा होगा डॉक्टर साहब कि ये जो ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ अरकान असम्बली के शिकवे गिले और उनकी जो ग्रुपिंग शुरू हुई थी, उसके पीछे भी ये सारी चीजें शामिल थी। उसमें कोई एक चीज नहीं थी, काफी चीजें शामिल थी। ये सारी चीजें उसी वक्त चली जिस वक्त पहला गिला आया कि हमारे साथ कमिटमेंट पूरी नहीं हो रही, तो उसी वक्त आपने देखा कि फॉरवर्ड ब्लॉक भी आना शुरू हो गए। उस वक्त आपने देखा बहुत सी चीजें आना शुरू हो गई। अब चूंकि ये सारी चीजें आज इनकी बहुत से मामला तय हो गए हैं और जो वो चाहते हैं तो उसके मुताबिक हुए। हमने पहले भी मैंने कहा था कि काफ लीग मुस्लिम लीग काफ जो है किसी सूरत भी इनको नहीं छोड़ेगी, इनके साथ ही रहेगी। परवेज लाइयो चौधरी शुजात हुसैन साहब जो वफादार आदमी है वो इनके साथ रहेंगे, लेकिन कुछ मुतालबा जो किए गए हैं वो तो पूरे करने पड़ेंगे ने, और वो करने पड़ेंगे हर सूरत में, वो कर रहे भी रहे हैं और ऐसा ही होगा डॉक्टर साहब। अच्छा जरा रुकें, ये आपने क्या किया आप लोगों ने? तो आप अपनी पूरी वैल्यूज से, सारी कमिटमेंट से नया चीफ सेक्रेटरी लाए, नया आईजीपी लाए, उसको कहा 5 आईजीज और 4 चीफ सेक्रेटरीज बदले पंजाब। इस कॉम्प्रोमाइज से तो आप लोगों का निजाम में इतने गहरे पंजे ना, उनको मैंने आगे देखे फिर पीछे। अच्छा, हमने ये किया। जो राणा साहब ने समझाया उसमें क्या है? देखिए, राणा साहब का अपना पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव नहीं, खबर दे रहे हैं। मैं आपको खबर का आगे से जवाब दे रही हूँ। मैं भावलपुर का जो जिला है ना जी, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी अहमदपुर शर्किया वही है। अच्छा, पिछले 1-1.5 साल से एक ही डीसी साहब लगे हुए हैं जो जिस वक्त शुरू में आए, एंड ही इज परफॉर्मिंग वेल। डीपीओ 2-3 दफा चेंज हुए और अब क्या होगा आगे? अभी भी यही होगा जिस तरह चल रहा है। वो हमारे जितने एमएनएज हैं उनको कोई भावलपुर के जिले में अपने डीसी से या डीसीओ से या डीपीओ से कोई इशू नहीं है। देखिए, मैं आपको बताऊं, जो इन्होंने आखिरी लफ्ज बोला मैं वहां से शुरू करती हूँ। हमारे जो चौधरी साहिबान हैं ना, बड़े वजादार हैं। स्पीकर इस वक्त कौन है आपका? हमारे मेंबरानों या जो भी हो, जो उनके पास जाता है वो बड़ी इज्जत करते हैं, वो सियासत जानते हैं, हमारे एलाइज हैं, हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। और जो हमने उनके साथ जायज मुतालबात तय किए थे वही हम पूरे करें। अब उसको अब कान को यहाँ से पकड़े या घुमा के यहाँ से पकड़े। 17 महीने में जायज। देखिए, एक चीज उसमें प्रॉब्लम ये थी क्योंकि इकोनॉमिक क्रंच था। पिछली दफा तो वजीर आजम ने साफ इनकार किया, किसी को डेवलपमेंट फंड्स नहीं दिए। अब लोगों की कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो काम करवाने हैं या होने हैं, जो लोगों ने वादे किए हैं कि चीजें पूरी करनी है, ये तो रड़ा मैदान बना के गए ना। सारे साउथ का उठा के लाहौर में लगा दिया, इसी तरह सेंट्रल पंजाब का उठा के लाहौर में लगा दिया। सच्ची हम हंसी आने लगी है सारे, मतलब इन्होंने क्या किया है? मुझे में भी कोई एक एडमिनिस्ट्रेटिव, मैं आपको बताऊं, भावलपुर का जो साउथ पंजाब, 1 मिनट सिर्फ दे, साउथ पंजाब का बजट आज तक 12% से ऊपर मिला नहीं। जी राणा साहब, इन्होंने भावलपुर की बात की है कि कोई ऐसा मामला नहीं है भावलपुर में। मुझे इनको याद नहीं, मैं याद करा देता हूँ कि जो तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी सरवर में इख्तलाफ था, जिसका एक वीडियो भी आपको याद होगा, जिसमें कहा था चौधरी सरवर को समझाया, वो सिर्फ भावलपुर में एक डीएसपी की वजह से था, सिर्फ एक डीएसपी की वजह से। ना कह रहे, चूंकि बहुत सी खबरें ऐसी होती हैं जो पहले आया था ना। आप तो आज की खबर दे रही हैं। नहीं, मैं आज खबर दे रहा हूं। आपने कहा ना डिफरेंट पार्टीज हैं जो एक छतरी के नीचे मामला नहीं है। करके लाए थे ना, किसी वादा करके लाए थे डीएसपी की वजह से ये मामला हो सकता है। तो बाकी बड़े मामला खड़े हुए, वो हमारे साथ खड़े हुए और हमारे एलआईसी बिल्कुल आपके साथ ही खड़े रहेंगे, बिल्कुल खड़े रहेंगे। बात ये है कि हमें अपनी आवाम को डिलीवर करना है। ठीक है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। ब्रेक के बाद बात को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। नाज़रीन, बात को आगे बढ़ाते हैं। इरशाद अली साहब, मैंने आपको रोका था ब्रेक से पहले, आप ज़रा बात क्विकली अपनी मुकम्मल कर लें और उसके बाद मैं आगे चलता हूँ उस पर। हाँ, मैं अर्ज़ कर रहा था कि मॉनिटरिंग मौसर किस्म की, सख्त किस्म की होनी चाहिए। और मॉनिटरिंग भी ये हमारी जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी है, ये एहलकार सरकारी नहीं कर सकते। जिस तरह मियां नवाज शरीफ साहब ने 99 में 98-99 में फ़ौज को
ये बिजली चोरी रोकने के लिए फ़ौज की मॉनिटरिंग का निज़ाम बनाया था। अगर फ़ौज के ज़रिए मॉनिटरिंग होगी तो आम आदमी को रिलीफ भी मिलेगा, ये पैसा खर्च होगा, वरना वही असर होगा जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हुआ है। खुदा खासा सर फौज क्या कुछ करेगी? उधर हिंदुस्तान के बॉर्डर्स पे सूरत हाल देखिए, फौज फाटा में भी बैठी हुई है। इसके लिए बहुत ज़्यादा नफरीनी चाहिए। देखें, काम नीचे वाले लोगों ने करना है। मॉनिटरिंग, मैंने मॉनिटरिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, इन्होंने सप्लाई में काम नहीं करना, मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, वरना ये पैसा सारा ज़ाया चला जाएगा। अगर ग्रेड 21, ग्रेड 20, 19 के अफसरान सपोर्ट प्रोग्राम का पैसा खा सकते हैं, तो यहाँ भी यही कुछ होगा। हाँ हाँ ठीक है, मेरे साथ रहिए। कमल देखिए, वो ये बेसिकली तौर पे कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर कुछ आइडिया ज़रूर कल प्रेजेंट करेंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग नहीं हो सकेगी। जो सब्सिडी देंगे 18 रुपए की, वो डूब जाएगी। ना यूटिलिटी स्टोर से, ना तनूर प्रोग्राम से, इन सब चीज़ों से कोई रिजल्ट निकलेगा नहीं। लेकिन गवर्नमेंट एक कॉस्मेटिक जो है वो कर लेगी हवा। मैं आप मुझे 1 मिनट दे दें, बात सुने। बात सारी क्राइसिस, मैं बार बार कह रही हूँ, जो सब बात कर रहे हैं वो क्राइसिस ऑफ इनकॉम्पिटेंस की है, बैड गवर्नेंस की है। तो ये जो मर्जी कर लें, ये पूरे मुल्क को जो कहते हैं पनाहगाह और लंगर खानों में तब्दील कर रहे हैं। कारखाने बंद हो रहे हैं, लंगर खाने खुल रहे हैं, पनाहगाहें खुल रही हैं। हम पूरी कौम को बहकारी बना रहे हैं, उनसे जॉब्स छीन रहे हैं, उनके सर से छतें छीन रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, लेकिन लंगर खाने और पनाहगाहें खोल रहे हैं। नहीं, गरीब आदमी के लिए ये पनाहगाह और लंगर खाना भी एक नेमत है। गरीब आदमी के लिए ये लंगर खाना और ये पनाहगाह नेमत है, लेकिन भाई नौकरियां गरीब आदमी को बहुत अच्छी नौकरियां दे दें, यूटिलिटी स्टोर नौकरियां आप ले रहे हैं। हर महीने 1 लाख के दौर में लोग खुदकुशी करते रहे। उनकी आदत, उनको अभी आज अपॉइंटमेंट दे देना तो उनके आर्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। और जीडीपी आपकी 2% पे आई हुई है, आप एम्प्लॉयमेंट कहां से देंगे? मोहित पीरजादा साहब, हफीज पाशा साहब को आज एक अपॉइंटमेंट दे देना, उनके सारे आर्टिकल्स चेंज हो जाएंगे। चैलेंज ऑन इट। राना फजलुर रहमान को दे दें, सब प्रॉब्लम। राना कौन सा फजलुर रहमान? मौलाना फजलुर रहमान। हां, आपने दिया था ना, हफीज पाशा को दे दें, हर प्रॉब्लम खत्म। उसको दे दें, हर प्रॉब्लम खत्म। ये नहीं मानेंगे कि गलती इनमें अपनी है, इनकॉम्पिटेंट, जब जवाब नाअहल लोग, बस और कुछ मौलाना को कश्मीर कमेटी। देखिए, पाकिस्तान से कोई सर्टिफाइड नाअहल हुआ है ना सुप्रीम कोर्ट से, तो उसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, नाअहल सर्टिफाइड है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने किसी को सादिक और अमीन कहा है, उसका नाम है इमरान खान। दीज आर द रियलिटीज ऑफ योर पाकिस्तान करंटली। आप जो मर्जी कह लें, इस वक्त नाअहल है इस वक्त मरियम नवाज, नाअहल नवाज शरीफ साहब। और मुल्क से अगर कोई दौड़ा हुआ है तो वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, जो अब -1 फार्मूले के तहत वापस नहीं आने वाला। आपको पता है ये सारे बेटे से सब ऑपोजिशन बिखर गई है डिक्शनरी की डेफिनेशन से। लीडरलेस ऑपोजिशन, तो आप खुद गौर ये करें पीपल्स पार्टी को ऑन बोर्ड नहीं करते, इनके साथ बाकी नहीं है। मौलाना को बेचारे को वैसे ही ला रहे, किसी ने लगाए हुए थे, वो एक साइड पर हो गया, वैसी हिस्ट्री है, वो रो रहा है। भाई आप ध्यान दें, गवर्नेंस पे हमारी तरफ देखना बंद करें, जो उसने कब्जे की गवर्नेंस पे नजर रखें। ये हम पर ही नजर रखिए, गवर्नेंस पे अपनी राणा साहब को ये कह रही हूँ कि आप बेफिक्र हैं। ये हमें फौज को इस काम पे मॉनिटरिंग लगा के मियां साहब की तरह पूरे पाकिस्तान की चोरी करके भागना नहीं है। आप बेफिक्र हैं, हम पूरी प्लानिंग करके आ रहे हैं। मदीने की रियासत बनाएं, इंशाल्लाह। ना हमने दिया तो हम बनाएंगे, इंटेंशन है और बना के छोड़ेंगे। इमरान खान की ये हिस्ट्री है कि जो उसने कहा है ना आज तक वो करके दिखाया। तो आप फिक्र ना करें, आप इस बात पे फिक्र ना करें। जो लोगों ने कहा ना इम्पॉसिबल, उसने कहा इम्पॉसिबल करके दिखाया। ये ना कहें, कैसे ना कहें, कैसे ना कहें, आप सारी दुनिया गवाह है। कोई मैंने सुना है कि किसी ने प्राइम मिनिस्टर को ये मशवरा दिया है, कि आप 18 अरब रुपए की जो सब्सिडी कीमतों की देनी है, उसके बजाय 10 अरब रुपया मीडिया को दें। मीडिया लोगों को कन्विंस करेगा कि चीनी की और घी तो वैसे सेहत के लिए अच्छा नहीं है, और आटा कम खाना चाहिए, और खाना कम चाहिए ताकि सेहत ठीक रहे और हमारे सारे मामला जो है हुकूमत के ठीक हो जाएंगे। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आंखों पे, मगर मैं इन्हें बता रही हूं कि ऐसा कुछ नहीं होगा जो आपने माजी में देखा है। इरशाद आरिफ साहब, इसके बारे में क्या ख्याल है? अगर मीडिया खुश हो जाएगा तो लोगों को भी खुश कर देगा। नहीं डॉक्टर साहब, ये दोनों काम इकट्ठे भी हो सकते हैं। देखें, अगर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज, में नाम नहीं लेना चाहता कि इश्तिहार बन जाएंगे, दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज अपनी प्रोडक्ट के साथ साथ मीडिया मैनेजमेंट के लिए भी फंड्स रखती हैं जिनको ज़रूरत नहीं है। हमारे मुल्क में वो चीज़ें जो हाथों हाथ ली जाती हैं उनके लिए फ़ंड्स हैं। तो मीडिया
मीडिया के लिए फंड्स होने चाहिए। लेकिन इरशाद साहब, हुकूमत जो है वो तो कंपनी नहीं है ना, वो भी इमरान खान की हुकूमत। नहीं, अपने क्या अमेरिकन गवर्नमेंट USI, एक सेकंड, अमेरिकन गवर्नमेंट ने, मेरी बात सुन लें, अमेरिका को जरूरत है USI ये चलाने की, अमेरिका को इंफॉर्मेशन एजेंसी चलाने की जरूरत है, वो है मौजूद के नहीं है, अगर शाहजब की बात माने तो ठीक है ना। एक बात, दूसरी बात यह है कि ये जो मैं बात कर रहा हूँ, ये 1.5 साल में जो माफियाज ने तंग किया है, आप कह रहे हैं कि जी हमारे दौर में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये चीनी की शार्टेज, ये आटे की शार्टेज, किसी वक्त किसी चीज़ की शार्टेज होती है, यही करप्ट माफिया है जिसको खान साहब माफिया कहते हैं, वो इस वक्त भी मौजूद है, उसका आपने कलाकामा नहीं किया। ये आप 18 अरब रुपया भी खजाने से चला जाएगा, आवाम तक भी उसका फायदा नहीं पहुंचेगा। से खबर आई है 6000 बोरियां दालों की बरामद की और चीनी की होर्डर्स। ये पहले कहाँ थी इंतजामिया? 8,000 बोरी खानपुर के एक स्टोर से, खानपुर छोटी सी तहसील हेडक्वार्टर है, वहाँ 8,000 बोरी बरामद हुई है कल। ये पहले कहाँ थी फौज, ये हुकूमत, ये इंतजामिया, जब ये आटा, ये गंदम, ये चीनी, ये चीजें हो रही थी। तो मैंने आपको कहा है ना, इनकॉम्पिटेंट है और नाअहल है, दोनों चीजें, इनकॉम्पिटेंट और नाअहल दोनों चीजें मार दबा के है, इसलिए कुछ काम नहीं होगा। सारे इनकॉम्पिटेंट आजकल लंदन में मौजे कर रहे हैं। क्या वजह है कि प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के बहुत से रुफ़क़ाए-कार उठ के कहते हैं, इंक्लूडिंग इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी अब कहने लगे हैं आपस में मिनिस्टर्स कि मीडिया हमारे खिलाफ है, ठीक है ना। प्राइम मिनिस्टर भी मीडिया के बारे में सोचते हैं। अभी गवर्नर सरवर टीवी में कह के गए हैं, और भी बहुत से लोग कहते हैं कि जी मीडिया ने, यानी मीडिया तो आपको सपोर्ट भी बड़ा किया जब आप लोग ऑपोजिशन। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मीडिया में बहुत सारे, सबका बात नहीं, जनरलाइज उसको नहीं करना चाहिए। मीडिया सपोर्ट कर रहा है, मीडिया वही रिपोर्ट कर रहा है जो उनको पता लग रहा है, लेकिन कई ऐसे पब्लिक इश्यूज हैं जो मीडिया को मजीद उठाना। अगर आप तारीफ करेंगे तो आपकी भी तारीफ होएगी, प्लीज। ये हमारी तरह नहीं है जो आपने हमारे साथ किया, हम फिर भी आज आके बैठ रहे हैं आपको फेस, लेकिन आधे लोगों ने तो आपने देख लिया है ना कि अब थोड़े हिस्से में किया है तो किस तरह आपकी आधी पार्टी ने तो हमारा बाइकआउट किया। आधी जेल में, 1/3 आपकी जेल में, 1/3 ने बाइक। हम वो नहीं कर सकते, मुस्लिम लीग की मीडिया मैनेजमेंट के कायल हैं, असेंबलियों में कह रहे नहीं दे सकते हम जी। हम मुस्लिम लीग नून की मीडिया मैनेजमेंट, मैं अर्ज कर रहा हूं कि हम मुस्लिम लीग नून की मीडिया मैनेजमेंट के कायल हैं और मौजूदा हुकूमत की मीडिया मिसमैनेजमेंट के भी कायल हैं। मीडिया को ये हैंडल नहीं कर सके, यानी मेरिट पर भी हैंडल नहीं कर सके। हर जगह है। इरशाद साहब, जब आपने ये कह ही दिया है तो बुनियादी फर्क क्या है? पीएमएलएन की मीडिया मैनेजमेंट जो थी वो किस पे चल रही थी? देखें, कुछ काम भी कर रहे थे, लेकिन वो काम का ढंढोरा ज़्यादा पीटते थे। ये जो काम भी करते हैं, एक तो भोंडे तरीके से करते हैं, और दूसरा ये है कि किसी को कानून पता नहीं लगने देते। और अपनी जो देखें ना, बात ये है, ये जो बहरान आया है आटे का, गंदम का, मीडिया ने ये इशू उठाया है, और जब ये इशू उठा है तो उस वक्त बजाय इसके कि शुक्रिया अदा किया जाता कि आपने हमें तवज्जो दिलाई, पहले मीडिया को मतून किया गया, माना ही नहीं गया। पहले हफ्ते तो आप देख लें इनके बयानात, ये कह रहे थे कुछ भी नहीं है। उसके बाद जब ये अवाम सड़कों पर निकलने लगे तो इनको एहसास हुआ, अब ये कह रहे हैं तहकीकात करा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मीडिया मैनेजमेंट में ये फेल हैं। और आज भी अगर ये इस तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो इनके जो अच्छे काम हैं वो भी, मीडिया हमारा नेचुरल एलाय है। देखिए जी, मैं उनको डिनाई नहीं करूंगी। धरनों में मीडिया ने जब आपको सपोर्ट किया, जब आपने 24 घंटे इनको दिखाया है, खाली कुर्सियां दिखाई तो उनके जहन में चला गया, तो आप इनके जहन में आ गया। मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि मैं कोशिश, मैंने आपको फिर कहा है, भी बात करूंगी कि हम बेहतर मीडिया मैनेजमेंट करें। इनकॉम्पिटेंट और नाअहली हर फील्ड में नजर आएगी, प्लीज, इंक्लूडिंग द मीडिया में। सिर्फ लंदन में नजर आएगी और कहीं नजर नहीं आएगी, ऑपोजिशन बेंचेस पे नजर आएगी। इनको कहें पीछे देखना बंद करें, आगे देखें। पीछे कैसे ना देखें, गिर रहे हैं, ठोकरें खाते हैं, गिरते हैं। 30-35 साल का गंद है पीछे, आगे देखें। यहाँ तो हमें पेरिस की इकोनॉमी इनहेरिट करते और सिस्टम बड़े अच्छे होते, फिर हम आगे देखते, अभी तो पीछे बहुत गंद है। वक्त हमारा खत्म हो गया। तमाम हमारे गेस्ट्स का, पार्टिसिपेंट्स का बहुत शुक्रिया। ये तेज़ुतुन बहस नाज़रीन आपने देखी है, फैसला आपका है। कल फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।